नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ जो हमारी है टॉप 2100 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम पूरी लूसेंट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये हमारा आज 18वां पार्ट है। अभी तक पिछले 17 पार्ट आप देख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट और जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको साथ में जोड़ें तो आपके यहाँ पे 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से हम जब लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है। देखिए, जो हमारा इतिहास का जो प्राचीनतम स्रोत है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद हमें अगर इतिहास की जानकारी और किस ग्रंथ से मिलती है ऋग्वेद के बाद, तो उसके बाद हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऋग्वेद के बाद जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का आप बोल सकते हो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में गौचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था। देखिए, जब हमने कल ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जो गौचर भूमि होती थी उसके अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। इसके अलावा दुर्गपति को पुरुप कहा जाता था, गुप्तचर को स्पश कहा जाता था। ये शब्दावली है ऋग्वैदिक काल की। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। देखिए, महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे इनको निग्रंथ कहा जाता था, और इनके जो पहले अनुयायी थे उनका नाम था जामिल। तो आपको प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, दो प्रश्न आपके कवर हो गए। महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहते थे, निग्रंथ। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, जामिल इनके पहले अनुयायी थे, और जामिल इनके दामाद भी थे। ठीक है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। देखिए, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे इनका नाम था अलार कलाम। इनके ये पहले गुरु थे, और बाद में गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपूत। ठीक है। तो रुद्रक रामपूत जो है इनके द्वितीय गुरु थे, और पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जो एलोरा के अंदर जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे। देखिए, ईसा मसीह ईसाई धर्म के सबसे देवता माने जाते हैं, और इनके जो पहले दो शिष्य थे उनका नाम था एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किस जनरल ने चढ़ाया था, तो पोंटियास करके उसका नाम था। इसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है क्रॉस। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के ऊपर जिसने स्थापना करी थी मगध के ऊपर, वो था बृहद्रथ। ठीक है। और इसी बृहद्रथ का बाद में पुत्र होता है जरासंध। ठीक है। तो राजधानी इसकी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगृह में इसकी राजधानी थी, और मगध पर इसने सबसे जो प्राचीन वंश था उसकी स्थापना इसने करी थी, बृहद्रथ ने। अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था। देखिए, सिकंदर यहाँ अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी माना जाता है, और इसी का शिष्य था सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। देखिए, मगध के ऊपर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि ये गद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठे थे 322 BC में, यानी कि 322 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो अगली बार ये आ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ये चाणक्य की मदद से गद्दी पर बैठे थे, घनानंद को हराकर। मगध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने करी थी। देखिए, मगध के ऊपर ब्राह्मण वंश जो स्थापित किया था ये पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था। इसकी राजधानी विदिशा में स्थित थी, और इसके जो पुरोहित थे, इसके जो आप बोल सकते हैं जिसने इसकी मदद करी अश्वमेध यज्ञ करवाने में, उनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि इसके पुरोहित थे, और पतंजलि की ही सहायता से पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी यूनानी शासक मिंडार को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। देखिए, यह इंडो यूनानी शासक था मिंडार, और इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था नागसेन ने, या जिनको नागार्जुन भी कहा जाता है। इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों की जो बातचीत है, वो एक किताब में लिखी गई है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो अगर आपको प्रश्न बने मिलिंद पन्हो नामक किताब में किसके बीच बातचीत दिखाई गई है, तो मिंडार और नागसेन के बीच। देखिए, यही जो मिंडार है इसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ये भी आपको याद रखनी है।
इसकी राजधानी जो थी ये शाकाल में इसकी राजधानी थी, शाकाल यानी कि वर्तमान का सियालकोट। ठीक है। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए जो कनिष्क था, जिसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। जो महायान संप्रदाय है उसका ये अनुयायी था। आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक महायान संप्रदाय और हिनायन संप्रदाय। तो ये महायान संप्रदाय को मानता था। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, कुंडल वन के अंदर होता है। कुंडल वन यानी कि कश्मीर के अंदर होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वसुमित्र होते हैं। तो देखिए कितने सारे आपके प्रश्न यहाँ पे बन गए। पहला, किस धर्म को मानता था? महायान संप्रदाय को, बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय को। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ? कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक गुप्त संवत की शुरुआत करी थी 320 ईस्वी में। तो ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और यहीं से इसने गुप्त संवत चलाया था। ये पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। अगर आपको प्रश्न बने गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो श्रीगुप्त था। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला है किस मुगल बादशाह का उपनाम शाह एक खबर था? तो शाह एक खबर उपनाम था बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यही अगला मुगल बादशाह बना था, और इसका जो उपनाम था एक शाह ए खबर था। और देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा चुकी है औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, तो इसके बाद औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। तो उस युद्ध के अंदर बहादुर शाह का जो समर्थन किया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने करा था। सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज, बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था वो मुअज्जम था, और जब ये शासक बना तो ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अगला है बंगाल के नवाब सरफराज खान व बिहार के सूबेदार अलवर्दी खान के बीच गिरिया का युद्ध कब हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, गिरिया का युद्ध। ये हुआ था 1740 में। किसके बीच हुआ था? अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलवर्दी खान जीत गया था और बंगाल का नवाब बन गया था। इसने इसके बाद क्या करा? अलवर्दी खान जब बंगाल का नवाब बन गया, इसने मुगल बादशाह को टैक्स देना बंद कर दिया। जब इसने मुगल को टैक्स देना बंद कर दिया तो बंगाल जो था, बंगाल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गया, और इसको फिर भारत में क्या कहे जाने लगा? सोने की चिड़िया इसको कहा जाने लगा। तो किसके शासनकाल में हुआ ये सब? अलवर्दी शासनकाल में, अलवर्दी खान के शासनकाल में। बाद में इसी का उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला। तो प्रश्न बन सकता है सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? अलवर्दी खान का। ठीक है, 1756 से लेकर 57 तक, जिसके साथ बाद में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा। ठीक है। अगला है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? देखिए बंगाल के अंदर द्वैध शासन की जो शुरुआत करी थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। इसने किस तरीके से इसके शासन की शुरुआत करी थी? देखिए जब इसने प्लासी का युद्ध जीत लिया, उसके बाद इसने बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो इसने बंगाल में क्या करा? जो नवाब था, प्लासी के युद्ध की बात है ये, प्लासी के युद्ध के बाद इसने नवाब को शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दी। कि इसने कहा कि जो शासन होगा वो नवाब ही चलाएगा, लेकिन जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, जितना भी राजस्व आएगा वो कंपनी हासिल करेगी। तो द्वैध शासन की शुरुआत किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसके ही नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था। भूटान ने किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था? देखिए भूटान ने भी अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया था। ये किया था 1865 के अंदर। ये आपको याद रखना है, 1865 के अंदर भूटान ने अंग्रेज़ों के ऊपर, जो ब्रिटिश साम्राज्य उनका यहाँ पर फैला हुआ था, इस पर आक्रमण किया। हालांकि हार गए थे। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए 1865 में ही एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। भारत और यूरोप के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब भेजी गई थी? 1865 में ही भेजी गई थी। एक बार फिर से सुनिए, भारत और यूरोप के बीच जो पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा थी वो 1865 में ही भेजी गई थी। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। और उस समय जो वायसरॉय था भारत का वो कौन था? लॉर्ड लॉरेंस उस समय भारत का वायसरॉय था। ठीक है।
अगला है, किस वॉयसरॉय के शासनकाल में एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई? तो एक अलग से गुप्तचर विभाग ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसी के शासनकाल में सिंचाई आयोग बनाया गया। पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग इसी के शासनकाल में बनाए गए थे। अगला है, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर किसके प्रयोग का निर्णय लिया था? देखिए 1856 में अंग्रेजों की जो बंदूक थी ब्राउन बेस, इसको इन्होंने हटा दिया और इसकी जगह एनफील्ड राइफल को ये लेकर आ गए। जो नई एनफील्ड राइफल थी उसको इन्होंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया और इसके अंदर जो कारतूस लगते थे, इसके अंदर जो गोलियां लगती थी, उनमें ये कहा गया कि उनको चलाने से पहले, गोली बंदूक के अंदर भरने से पहले मुंह से उनको चबाना होगा। और उनमें यह कहा गया बाद में कि उस कारतूस के अंदर सुअर और गाय का जो है वो चर्बी उसके अंदर शामिल है। इसके लिए ही बाद में क्या हुआ, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसका जो मुख्य कारण था वो यही एनफील्ड राइफल थी और इसी के वो कारतूस थे। ठीक है। अगला है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये की गई थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में कब एकजुटता हुई थी, कब उनके बीच समझौता हुआ था? तो इसी में हुआ था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर कांग्रेस के जो दोनों दल थे, गरम दल और नरम दल, उनमें समझौता हुआ। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी यहाँ पर समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 1916 के अंदर लखनऊ में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिकाचरण मजूमदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के एकता में और मुस्लिम लीग के साथ समझौते में, वो निभाई थी एनी बेसेंट ने। और इसका इनाम इनको मिला अगले साल, यानी कि जब 1917 में अधिवेशन हुआ अगला, तो एनी बेसेंट ने उसकी अध्यक्षता करी और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट पहली महिला बनी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है। और इन्होंने एक नारा और दिया था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये कथन, ये नारा भी किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो ये कथन भी किसने कहा था? भगत सिंह ने। अगला है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था 1885 को बंबई में इसका आयोजन हुआ था और इसमें कुल 72 जो प्रतिनिधि थे इन्होंने भाग लिया था। कुल कितने थे? 72 थे। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले, वो थे व्योमेश बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? देखिए अमेरिका के अंदर परमानेंट रूप से जो अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियाँ बसानी शुरू करी, वो जेम्स प्रथम के शासनकाल में शुरू करी। जेम्स प्रथम के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1603 से लेकर 1625 तक ये वहाँ का राजा रहा, इंग्लैंड का राजा रहा। ठीक है, जेम्स प्रथम। इसी के शासनकाल में जो थॉमस गेट्स करके एक व्यक्ति था, उसी ने 1606 में पहली बार अमेरिका के अंदर परमानेंट अपने सेटलमेंट बनाने शुरू करे। तो आपको ध्यान रखना, उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम। और जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ यानी कि 1776 में, तो उस समय जो अंग्रेज़ों का राजा था वो कौन था? जॉर्ज तृतीय। अगला है, हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हिटलर से रिलेटेड। तो हिटलर बचपन में एक चित्रकार बनना चाहता था। भूगोल के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। तो भूगोल के नामकरण का श्रेय और भूगोल को एक विषय के रूप में व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो यूनान के निवासियों को जाता है। सौर मंडल के बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सौर मंडल के बाहर जो एक जैसे दिखाई देते हैं जुड़वा पिंड, उनको कहा जाता है प्लेनमस। ठीक है। अगला है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होते हैं? देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जिसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम रोटेशन कहते हैं, तो इसके कारण ही दिन और रात होते हैं। किसके कारण? रोटेशन के कारण होते हैं। दूसरी जो गति है पृथ्वी की वो है रेवोल्यूशन, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं या फिर जिसको कहते हैं हम वार्षिक गति। ठीक है। तो इसके कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। अगर पूछेगा दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण।
या जिसको हम कहते हैं रोटेशन या दैनिक गति। और दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं, तो वो परिक्रमण गति के कारण होते हैं, जिसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के बड़े पिंड को क्या कहते हैं, तो जो आग्नेय चट्टान है उसके बड़ा जो पिंड होता है, बड़ा टुकड़ा होता है, उसे हम बैथोलिथ कहते हैं, और जो छोटे बैथोलिथ होते हैं उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, तो कौन सा पर्वत बनाता है एशिया और यूरोप की सीमा आपने बताना है, तो यूराल पर्वत बनाता है। ठीक है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये भी एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। एशिया और अफ्रीका की सीमा कौन बनाता है, तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाता है, उसके साथ सुएज नहर। अगला है, किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, तो पाम तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। महासागरीय जलधारा कितने प्रकार की होती हैं, तो महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, या तो गर्म जलधारा होगी या ठंडी जलधारा होगी। जो गर्म जलधारा होती है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, और जो ठंडी जलधारा होती है ये ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है, तो वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशील गैस है वो है जलवाष्प, वाटर वेपर्स। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस देश में होता है, तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन करता है उसमें नंबर 1 पर है चीन, और दूसरे नंबर पे आता है भारत। देखिए, गेहूं का पूछे या चावल का पूछे, दोनों में यही क्रम है, पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है। टुंड्रा व शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है, तो देखिए जो टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, या जो जहाँ पे शीत यानी कि ठंडे जो इलाके होते हैं वहाँ की वनस्पति को क्या कहते हैं, क्रायोफाइट कहते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए जहाँ पे ये क्रायो शब्द जुड़ गया इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, तो जहाँ पे भी जुड़ जाए आप सीधा पहचान सकते थे, जैसे शीत यहाँ पे दिखा, शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। अगर आपको पता है क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर होता है तो आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो क्रायोजेनिक का मतलब लो टेम्परेचर वाले जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं या ट्रक होते हैं। अगला है दलदली भूमि। देखिए हमने बात करी शीत प्रधान क्षेत्रों में होते हैं क्रायोफाइट, जहाँ पे दलदली भूमि होती है वहाँ पे जो वनस्पति होती है उसको हाइग्रोफाइट कहते हैं। जो मरुस्थल होते हैं हमारे रेगिस्तान, वहाँ पे जो होती है उसे ज़ेरोफाइट कहते हैं। जो पानी के अंदर होते हैं हमारे, जहाँ पे जल ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइड्रोफाइट होती है वनस्पति को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। चट्टानों में जो उगती है उसे हम लिथोफाइट कहते हैं। नमकीन जो क्षेत्र होते हैं, जो हमारे जैसे समुद्री इलाके हो गए, वहाँ पे जो वनस्पति होती है उसे हेलोफाइट कहा जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं उन्हें हम मेसोफाइट कहते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं उनको हम ट्रोपोफाइट कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, और श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। तो दोनों याद रखना है, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसको कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था। देखिए जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी जो दूरी है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ये दूरी पर स्थित है। देखिए जैसे भारत है यहाँ पर, और यहाँ नीचे से जो भूमध्य रेखा जा रही है तो वहाँ से इसकी डिस्टेंस बताई गई है, कितनी है, 876 किलोमीटर। अगला है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा ये दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, और यहाँ नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको प्रश्न बने दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अनेमुदी। ठीक है, अनेमुदी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से था, तो गुलाबी क्रांति जो थी, पिंक रेवोल्यूशन, इसका संबंध था झींगा मछली के उत्पादन से। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वालों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो देखिए जो प्राइमरी क्षेत्र के अंदर काम करते हैं उनको रेड कॉलर जॉब जो इनका कैटेगरी है उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है, यानी कि रेड कॉलर जॉब उनको कहा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जो दूसरे सेक्टर के अंदर काम करते हैं, दूसरे सेक्टर के अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक है व्हाइट कॉलर जॉब, एक है ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब उनको कहते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसके अंदर जो कुशल
कारीगर होते हैं, जिनको काम आता है, कुशल कारीगर जो होते हैं, उनको वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, और जो केवल एक मजदूर की तरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब, और जो उनके ऊपर होते हैं वो वाइट कॉलर जॉब। अगला है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति, और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण कब किया गया? देखिए, आज़ादी के बाद जो पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया वो किया गया 1971 के अंदर। किस मॉडल के तहत पे किया गया, या किस फॉर्मूले के तहत पे किया गया? तो ये किया गया नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गरीबी रेखा का जो निर्धारण था सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये की गई थी 1 मई 2016 से। ठीक है, 1 मई 2016 से इस योजना की शुरुआत की गई। किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था, आपने यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जिसको नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसकी नियुक्ति पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में की गई थी, और 1793 में लगभग 10 साल के बाद, 9 साल के बाद ये निर्धारित किया गया कि इसके जो सदस्य हैं इनको जो तनख्वाह दी जाएगी वो भारतीय राजस्व में से दी जाएगी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब संविधान सभा बनी उसके अंदर बहुत सारी समिति बनी, तो उसके अंदर जो संचालन समिति थी, यानी कि जिसको चलाएगा कौन, संविधान सभा को, तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघीय संविधान समिति जो बनी, जो केंद्र के ऊपर देखेगी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रांतीय संविधान समिति बनी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जो प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके आप बताएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था केटी शाह ने। अंतिम प्रश्न है आज का, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम ये पारित किया गया था 1969 में, और इसी के तहत ऑफिशियली तौर पर यह कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है तो उसके कार्य को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1969 में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लूशन जीके वन लाइनर पार्ट 2100 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 18वां हमारा यहाँ पे था। 900 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो क्वेश्चन आपको पूछे हैं उनका आंसर भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।